हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ मेरठ से। एक बार मैं फिर से यूट्यूब चैनल पर वापस आ चुका हूँ आप लोगों को पढ़ाने। मेरा पर्पस इस चैनल पर 9th और 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाना है, इसलिए मैं लॉन्ग कंटेंट मुझको उसका बनाना पड़ता है। मैथ्स के लिए मुझको लॉन्ग कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। बट अभी जैसे कि मैं बीटेक की डिग्री मेरिट से परस्यू कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं लॉन्ग कंटेंट को बीटेक की डिग्री के साथ हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी उसके लिए मैं एबल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ मैं उसकी अभी। जब मैं आगे जा कर के लायक हो जाऊँगा, जब मुझे समय मिलेगा यानी कि, तब मैं जा कर के लॉन्ग कंटेंट बनाऊँगा। इसीलिए मैथ्स 9th क्लास और 10th क्लास के मैथ्स को छोड़ करके मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम की वीडियोस बनाने के लिए अब यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, या फिर आज से काम करूँगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। इसमें मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस है, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रोग्राम बना करके प्रोग्राम की वीडियोस अपलोड किया करूँगा। क्योंकि अभी मैं केवल शॉर्ट कंटेंट ही मैं अभी केवल अपलोड कर सकता हूँ बीटेक की डिग्री के साथ। और जैसे ही मेरे आगे आने वाले समय में मेरे ऊपर से बर्डन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा बीटेक डिग्री का, तो मैं उसके साथ साथ लॉन्ग कंटेंट भी बनाना शुरू कर दूँगा। हाँ, हालांकि मैं 9th और 10th क्लास की वीडियो भी आगे बनाऊंगा, पर अभी मैं केवल सीएस की ये छोटी छोटी वीडियोस को अपलोड करूंगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे इस तरीके से प्यार देंगे। तो चलिए आज का हम सबसे पहला प्रोग्राम करते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस कंटेंट में भी प्यार देंगे, जैसे कि आप लोग मुझे पहले दे रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का 2 नंबर्स का सम का प्रोग्राम लिखने के लिए मुझको ऑनलाइन कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आप लोग ऑफलाइन कंपाइलर भी लैपटॉप में चला सकते हो, पर अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इस छोटे से सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन कंपाइलर पर जा करके सी का प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम इसके लिए सी कंपाइलर पे जाएंगे, लिखेंगे सी कंपाइलर ऑनलाइन। यहाँ पर आ गए, ये जो पहले वाली साइट है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको यहाँ से प्रेस करके इसको कॉपी करके यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर इंक्लूड हमारी हेडर फाइल का नाम है stdio.h stdio.h। अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, सॉरी मेन फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें हम अपना प्रोग्राम 2 नंबर का सम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखो, हमें यूज़र से अपना एंटर लेना है, क्या, कोई नंबर, कोई 2 नंबर हमें यूज़र से एंटर लेने, तो वो हम कैसे लेते हैं। तो हम प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हेडर फाइल काम क्या करती है। हेडर फाइल है stdio.h। इस हेडर फाइल के अंदर, इसके अंदर जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, या फिर और भी जितने भी तरीके के फंक्शन हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उसके कोड सब किस में है, stdio.h में है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फंक्शन का कोड इसी के अंदर लिखा हुआ है। कुछ फंक्शंस है जो कि stdio.h के अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सी लैंग्वेज में बहुत सारे कोड हैं, उनका सभी का कोड, उनकी डेफिनेशन इस फाइल के अंदर लिखी है। क्योंकि ये हेडर फाइल है, अब हेडर फाइल सी के अंदर एक ही होगी, नहीं, हेडर फाइल सी के अंदर मल्टीपल हेडर फाइल्स है। बट फंक्शंस को हम जब इन बिल्ट फंक्शंस को जब हम यूज़ करते हैं, तो उनका कोड किसी न किसी फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। तो हमें यहाँ पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, उसमें हम किस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेडर फाइल को अटैच करना पड़ता है। तो जैसे कि हम इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए और आउटपुट को शो करने के लिए, तो उनकी डेफिनेशन इस फाइल के अंदर लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर stdio.h का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम के एट्रीब्यूट्स को लिख लेते हैं। प्रोग्राम के एट्रीब्यूट मतलब प्रोग्राम के जितने भी वेरिएबल्स उसमें वैल्यू को ले लेते हैं यूजर से। तो
इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज़ को डिक्लेयर कराएंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज़ को डिक्लेयर करने वैल्यूज़ को लेने से पहले, वेरिएबल्स में स्टोर करने से पहले हमें वेरिएबल को बताना भी तो पड़ेगा कंपाइलर को कि वेरिएबल किस टाइप का है, क्योंकि स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक लैंग्वेज में हमें डिफाइन करना होता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, वरना कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते ए और बी। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए। अब हमें यूजर से क्या लेना है, दो नंबर लेने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ एक मैसेज हम फ्लोट कराएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पर यूजर से नंबर ले लिया। अब हम इसको स्टोर कराएंगे किस में, हम इसको स्टोर कराएंगे ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब उससे पहले हम यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू को स्टोर कराना है उसके एड्रेस पे मेमोरी में जा करके। तो इसमें यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहले देंगे स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ये बताता है कि यूजर से किस टाइप की वैल्यू को हम ले रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजर से। ठीक है, यूजर हमें किस टाइप की वैल्यू देना चाहता है कंपाइलर को, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर %d का यूज़ करते हैं, इसके बाद कोमा, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, ए में, पहला नंबर ए में स्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ए के साथ। ये क्या करता है, एम्परसेंट ऑपरेटर ए में वैल्यू को स्टोर कराता है उसके एड्रेस पर। ए के एड्रेस पर जा करके ये एम्परसेंट ऑपरेटर ए की वैल्यू को ए में स्टोर करा देगा। अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर लेंगे यूजर से। यहाँ पर लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर। इसको अब हम स्टोर कराएंगे, तो इसलिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसमें भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम फेच कर रहे हैं यूजर से। ठीक है, कि हम इसमें किस टाइप की वैल्यू को फेच कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को। तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर एम्परसेंट बी में, यानी कि बी में हमको वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ बी को लिख देंगे। क्यों? एम्परसेंट ऑपरेटर का काम होता है नंबर को स्टोर कराना वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर के। ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर होता है। एम्परसेंट क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर। ये इस वेरिएबल के एड्रेस पर जा करके इस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा देगा। हमने वैल्यू ले ली। अब हमें इनके सम का प्रोग्राम लिखना है, तो हमें करना कुछ नहीं है, a प्लस बी को हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। अगर आप तीसरा वेरिएबल लोगे तो यहाँ पर मेमोरी में, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज होगी। हालांकि में इसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होगी, बहुत मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सफिशिएंट और एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में वो हमारा प्रोग्राम को रन कर दे, और स्पेस भी कम से कम होना चाहिए। जितना कम स्पेस होगा, जितना कम टाइम में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उतनी अच्छी हमारी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होगी और उतना हमारा आउटपुट जल्दी आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। हमने क्या किया, ए को ऐड किया बी में, और उसका रिजल्ट हमने वापस से ए में ही स्टोर करा दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक मेमोरी में एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने से बच जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा मेमोरी कवर अप होने से बच जाएगी। इससे हमने अपने स्पेस को बचा लिया। जितना कम स्पेस, जितना कम टाइम लेगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में, उतना ही हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ अपने आउटपुट को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि आउटपुट तो ए में स्टोर हो गया। इसके लिए हम यहाँ पर मैसेज लिखेंगे कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, क्या है, ए है। अब ए तो है, बट ए में आउटपुट कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। जब वो इंटीजर टाइप का होगा तो हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का आउटपुट है। तो यहाँ पर है %d टाइप का, इनके इंटीजर टाइप का आउटपुट है। उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है, और वो कहाँ से आएगी, ए से आएगी। कहाँ से आएगी, ए से आएगी। तो ए के पास जा करके वो उससे वैल्यू ले लेगा, किस टाइप की, %d टाइप की।
तो उसकी वैल्यू कैसी है, परसेंटेज डी टाइप की। उसको हमें अगर शो करना है तो शो करने के लिए हमें यहाँ पर परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो हमें यहाँ पर इस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखना ही पड़ेगा उस वैल्यू को शो कराने के लिए। तो इसके बाद हम अपना प्रोग्राम को इस फंक्शन को क्लोज कर देंगे। और फंक्शन के बाद ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। और ये इसके बाद ये मेन फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और प्रिंट एफ के बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर इसने हमको पर एरर दी है, क्यों, ये बस कुछ नहीं है। यहाँ पर एन से पहले में मिंट लगाना होगा, सॉरी मेन से पहले यहाँ पर इंट का यूज़ करना होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इंट हमने क्यों लगाया, देखिए कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है कि मेन इंटीजर टाइप लेगा, वैन रिटर्न टाइप लेता है या नहीं लेता है। पर अब क्या है, अब कंपाइलर में क्या है कि मेन को रिटर्न टाइप लेना होता है। वरना पहले क्या होता था कि अगर हम मेन के साथ इंटीजर का यूज़ ना करते थे, अगर हम मेन के पहले इंटीजर का यूज़ ना करते थे तो यहाँ पर हमको एरर नहीं देता था। पर अब ये एरर देने लग गया, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर इंटीजर टाइप लिख देते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर रिटर्न टाइप लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो हमारा प्रोग्राम हो चुका है रन। अब हम इसको आउटपुट शो करना चाहेंगे। हमने पहला नंबर लिया यूजर से 7, सेकंड नंबर लिया 9। अब 7 और 9 कितना होता है आपका, 7 9 होता है 16। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए द सम ऑफ ए बी इज़ 16। तो ए और बी का सम कितना आ गया, 16 आ गया। तो ऐसे आप प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं। ये होता है हमारा सोर्स कोड और ये होता है इसका आउटपुट। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।